Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार प्यारे साथियों, रीट शिक्षक भर्ती 2020 से संबंधित एसएसटी के लिए और ईवीएस मतलब लेवल 1 और लेवल 2 के लिए ये टेस्ट है। बहुत ही शानदार प्रश्न देखने को मिलेंगे। टेस्ट नंबर 7 है ये। आप सभी को पता है रीट की विज्ञप्ति जल्दी आने वाली है साथियों। कल शाम को भी रीट से संबंधित मुख्यमंत्री स्तर पर मीटिंग हुई है, तो देखिए उसमें जो निर्णय रहा है अभी वो ओपन नहीं हुआ है, कोई न्यूज़ नहीं आई है। कल शाम से ही एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि कल विज्ञप्ति जारी होगी, सभी बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, ऐसा कुछ एक ट्वीट वायरल हुआ था। तो बिल्कुल साथियों वो ट्वीट बिल्कुल गलत है। मैं इसकी घोषणा करता हूं कि बिल्कुल ये चीज़ें गलत है, आपको ये चीज़ें सही नहीं माननी। जैसी कोई सही न्यूज़ आएगी मैं उसको आपको बता दूंगा साथियों। तो लेवल 1 और लेवल 2 के लिए ये टेस्ट है। शुरू करते हैं। आपका प्रथम प्रश्न आता है साथियों, बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने उपखंडों में विभाजित किया? 7, 3, 5 और 6। तो साथियों देखिए 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, जिसमें ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत जो बीएस ब्लूम है इन्होंने कितने उपखंड बताए हैं? तो साथियों आपका सही आंसर है, इन्होंने कुल 6 उपखंड बताए। कितने? 6। और इसका अंतिम उपखंड है साथियों मूल्यांकन। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा इसमें प्रश्न नंबर 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आता है, निम्न में से कौन सा चर्चा का एक रूप है जो सामूहिक रचनात्मक विचार को सक्षम बनाता है? संगोष्ठी, वाद विवाद, मस्तिष्क उद्वेलन और प्रश्नोत्तरी। तो साथियों सामूहिक रचनात्मक विचार को सक्षम बनाता है ऐसा चर्चा का रूप आपको बताना है। तो रचनात्मक विचार की यहाँ पर बात करें तो यह आएगा मस्तिष्क उद्वेलन। कौन सा आएगा साथियों? मस्तिष्क उद्वेलन। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों। आप बिल्कुल तैयारी लगातार जारी रखें साथियों, क्योंकि जैसे ही विज्ञप्ति आएगी तुरंत ही आपका एग्जाम भी हो जाएगा। मित्रों इसका प्रश्न नंबर 3 आता है, ब्लूम वर्गीकरण पदानुक्रम संगठन है संज्ञानात्मक उद्देश्यों का, निष्पत्ति लक्ष्यों का, पाठ्यक्रम संबंधी घोषणाओं का और पठन कौशलों का। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर तो आपके प्रथम जो क्वेश्चन है उसमें से ही मिल जाएगा साथियों। उसमें बताया था कि ब्लूम ने संज्ञानात्मक जो उद्देश्य है उनको कितने भागों में विभाजित किया। तो भाई संज्ञानात्मक उद्देश्यों का नाम तो वहीं पता चल रहा है, तो इसलिए आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट चौथा प्रश्न देखेंगे साथियों, ग्राफ किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है? श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री और प्रक्षेपी सामग्री। तो मित्रों देखिए ग्राफ किसके अंतर्गत आता है? अब ग्राफ से सुनाई तो देता नहीं, तो ये गलत हो गया। सुनाई और दिखाई दोनों एक साथ देता नहीं, ये भी गलत हो गया। 2 विकल्प है प्रक्षेपी और दृश्य सामग्री। तो साथियों देखिए ग्राफ दिखाई देता है, दृश्य सामग्री के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। आपका सेकंड विकल्प इसमें सही रहेगा प्रश्न 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, निम्न में से श्रव्य दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है वीडियो टेप, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म। तो श्रव्य दृश्य मतलब जिसमें सुनाई और दिखाई नहीं देता, श्रव्य दृश्य में सम्मिलित नहीं है। तो जो जिसमें सुनाई और दिखाई नहीं देता वो देखना है। देखिए वीडियो टेप में सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है। दूरदर्शन में भी वही श्रव्य दृश्य है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी श्रव्य दृश्य है, लेकिन जो टेप रिकॉर्डर है ये ओनली श्रव्य है साथियों, दृश्य नहीं है। इसलिए आपका तीसरा विकल्प इसका सही है प्रश्न संख्या 5 का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? भ्रामक, उपयुक्त दृष्टांत वाली, सरल एवं स्पष्ट भाषा और बाल केंद्रित। तो साथियों यहाँ पर आसानी से पता लग रहा है कि जो सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक है वो भ्रामक नहीं होती है, इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही है, ये इसका गुण नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 7, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कितने प्रकार के सह संबंध पाए जाते हैं? 6 प्रकार के, 5 प्रकार के, 4 प्रकार के और 3 प्रकार के। तो मित्रों सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कुल 6 प्रकार के सह संबंध पाए जाते हैं। कितने प्रकार के सह संबंध पाए जाते हैं? 6 प्रकार के। आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या
7 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये भी, इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सी विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कहानी कथन विधि, वाद विवाद विधि और क्षेत्र पर्यटन विधि एवं परिचर्चा विधि। तो मित्रों, उच्च प्राथमिक स्तर की यहाँ पर बात की जा रही है, भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी रहेगी? साथियों, भूगोल का सीधा सा मतलब ये है कि जो आसपास के जो क्षेत्र है वो भी भूगोल के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो वैसे तो इसका सही आंसर कहानी कथन दे रखा है, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें क्षेत्र पर्यटन राइट आंसर रहेगा, क्योंकि क्षेत्र पर्यटन के माध्यम से बच्चों में प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है जो कि सर्वाधिक लाभकारी होता है, लाभदायक होता है। इसलिए आपका तीसरा विकल्प इसका सही है, लेकिन फिर भी आप कमेंट करके जरूर बताएं साथियों, क्या इसका जो प्रथम विकल्प दे रखा था कहानी कथन विधि वो सही रहेगा? वैसे कहानी कथन विधि इसका आंसर सही हो सकता है। किस आधार पर इन्होंने दे रखा है कि भाई इनका जो तर्क है वो ऐसा हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ कि उच्च प्राथमिक स्तर मतलब यहाँ पर 6ठी से 8वीं की बात की जा रही है, तो उनके जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उस स्तर पर, तो उनको हर बार आप भूगोल पढ़ाते समय क्या क्षेत्र पर्यटन के लिए लेकर जाओगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। कहानी कथन के माध्यम से आप अच्छी तरह से उनको समझा सकते हो, उनकी रुचि भी बनी रहेगी और उनको बाहर भी हर बार नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए इसका आंसर प्रथम विकल्प भी हो सकता है साथियों, लेकिन वरीयता फिर भी मैं क्षेत्र पर्यटन को ही दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। एक सामाजिक अध्ययन शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण को कैसे रोचक और प्रभावी बना सकते हैं? चुटकुले कहकर, कक्षा कार्य देकर, गृह कार्य देकर और दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करके। तो साथियों, सामाजिक अध्ययन का शिक्षक होने के नाते आप शिक्षण को कैसे रोचक भी बनाओगे, प्रभावी बनाओगे? इसका राइट आंसर है आप दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करके शिक्षण को रोचक और प्रभावी बना सकते हो। चौथा विकल्प सही रहेगा इसमें, प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक का गुण नहीं है? सहनशीलता, स्वयं के विषय पर अधिकार, परिश्रमी और आत्मनिष्ठता। तो साथियों, कौन सा आंसर रहेगा इसमें कि कौन सा गुण शिक्षक का नहीं होना चाहिए? तो साथियों, राइट आंसर है आत्मनिष्ठता, चाहे वो सामाजिक विज्ञान का शिक्षक हो या किसी अन्य विषय का शिक्षक, आत्मनिष्ठता वाला गुण नहीं होना चाहिए। आत्मनिष्ठता का सीधा सा मतलब है यहाँ पर भेदभाव किया करने वाला। चौथा विकल्प सही है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की अध्यक्षता किसने की? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रोफेसर यशपाल, आचार्य राम मूर्ति और डॉक्टर JS राजपूत। तो साथियों, 2005 NCF 2005 की यहाँ पर बात की जा रही है, इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। सेकंड विकल्प आपका इसमें सही है, प्रश्न संख्या 11 में। अगला प्रश्न संख्या 12 देखेंगे साथियों। आपके 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की विशेषता है? हाँ, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनकी कौन सी विशेषता है? ये व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, ये मितव्ययी होते हैं, ये अल्प विषय वस्तु इनकी होती है और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की कौन सी विशेषता है इसमें से? आराम से सोचिए इस क्वेश्चन को। व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, मितव्ययी होते हैं, अल्प विषय वस्तु होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा इनमें से कोई नहीं। कोई सी भी विशेषता वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की नहीं है, क्योंकि ये व्यक्तिनिष्ठ नहीं होते, ये वस्तुनिष्ठ होते हैं। ये मितव्ययी नहीं होते हैं, इनमें व्यय ज़्यादा होता है। अल्प विषय वस्तु नहीं होती है, बल्कि संपूर्ण विषय वस्तु ये कवर करते हैं। मतलब इनमें से कोई भी गुण वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण का नहीं है, इसलिए आपका चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, सामाजिक अध्ययन की प्रयोजना का उपक्रम करने के लिए आप सबसे पहले किस चरण का पालन करेंगे? परिस्थिति उपलब्ध कराना, योजना बनाना, क्रियान्वयन करना और चयन करना। देखिए, सबसे पहले योजना बनाई जाती है। क्या किया जाता है? सबसे पहले
योजनाएं बनाई जाती है, फिर ये परिस्थिति उपलब्ध करना, क्रियान्वयन करना, चयन करना, ये सब बात की प्रक्रिया है साथियों। इसलिए आपका सेकंड विकल्प इसका सही है, प्रश्न संख्या 13। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे साथियों। सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सा परीक्षण छात्रों के चिंतन का परीक्षण करता है? निबंधात्मक प्रकार का, वस्तुनिष्ठ प्रकार का, अति लघुतरात्मक प्रकार का और लघुतरात्मक प्रकार का। तो चिंतन का परीक्षण कौन से टाइप का परीक्षण करता है मित्रों? राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है निबंधात्मक प्रकार का। क्यों? क्योंकि जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं इसमें छात्र उत्तर लिखने में स्वतंत्र रहता है। क्या रहता है? स्वतंत्र। और जब स्वतंत्र रहता है तो फिर अपने को पता चल जाता है कि आखिर वो किस प्रकार की सोच रखता है, किस प्रश्न को किस तरीके से हल करता है, और आप उसका आसानी से मूल्यांकन कर सकते हो चिंतन का। इसलिए प्रथम विकल्प सही है। और मित्रों आज का अंतिम प्रश्न नंबर 15। वार्षिक परीक्षा में मूल्यांकन निम्न मूल्यांकन श्रेणियों में से कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? नैदानिक, योगात्मक, मौखिक और रचनात्मक। तो साथियों अगर ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हो, तो इसका सीधा सा मतलब ये रहता है कि आपकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि एग्जाम में इसी लेवल के प्रश्न बनते हैं। इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर है साथियों योगात्मक। देखिए वार्षिक परीक्षा में जो मूल्यांकन करते हैं, मतलब वार्षिक परीक्षा का जो पेपर लेते हैं, तो वो कौन से मूल्यांकन में आएगा? योगात्मक के अंतर्गत आ जाएगा। रचनात्मक तो अलग हो जाता है, बीच बीच में जो गतिविधियां की जाती है उसका जो मूल्यांकन होता है वो रचनात्मक होता है। और नैदानिक में क्या किया जाता है? उसकी कमजोरियों की पहचान की जाती है। और मौखिक मतलब बोल करके जो मूल्यांकन करवाया जाता है। इसलिए आपका सेकंड विकल्प इसमें सही है प्रश्न संख्या 15 में। तो आज के ये 15 क्वेश्चन थे जो पर्यावरण के लिए भी बेहद उपयोगी है, सामाजिक के लिए और ज़्यादा उपयोगी है। और जैसे ही कोई न्यूज आती है मैं आपको बिल्कुल अवगत करा दूंगा, बिल्कुल फैक्ट न्यूज से साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।